स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट SYJC चैप्टर 1। ठीक है, ये कंटिन्यूटी चैप्टर है। इसके पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्टअप पढ़ा हुआ है हमारे लेक्चर 1 में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको रेफर कर सकते हो बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूटी लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे बेसिक हम पढ़ेंगे पहले मिस्टर हेनरी फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। वो कौन थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। अब आपको लगेगा इंजीनियर थे, कॉमर्स फील्ड में क्या कर रहे हैं? देखो आगे वो क्या बने। ही वाज अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, उन्होंने बहुत इंडस्ट्रीज में काम किया है। ही वाज अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट and then a successful manager. ठीक है, he was a very successful manager. That's why he relates to principle of management. ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में he has taken various experiments. उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए यानी कि रिसर्च किया। and he has gathered organized observation in the मैनेजमेंट। उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाले रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। रिसर्च किया, के ऊपर से ऑब्जर्वेशन निकाले, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन्होंने ही हैज प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इफ यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन, मैंने रेड मार्क किया है, देखो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन हिज फेमस बुक। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखो फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों जो मैंने बोल्ड किया है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने कहाँ पे दिए थे? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक में। तो उनको क्या नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। इट्स योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए ये थियरी को आपको याद रखना है। मिस्टर हेनरी फेयोल कौन थे? Was a French mining engineer, correct? He is a leading industrialist, and the third one is a successful manager. He has done various experiment, various research and observation and development in the field of management. Management की field में बहुत सारे development उन्होंने लाए हैं। He has proposed 14 principle of management in his books named General and Industrial Administration, which is also known as father of modern management। समझ आ रहा है दोस्तों? अभी आपको ये हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल, ये एक लॉन्ग आंसर की तरह आ सकता है। हम आगे इसके प्रिंसिपल्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर हेनरी फेयोल। आपको ये 14 में से कोई भी 5 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। नाउ आई विल एडवाइज कि आप क्या करो। अगर आपको लॉन्ग आंसर आता है चाहे शॉर्ट नोट आता है, आप सबसे पहले प्रिंसिपल का मीनिंग लिख दीजिए। फिर इनका जो ये थोड़ा हिस्ट्री है हेनरी फेयोल सर का, वो हिस्ट्री लिख दीजिए। वो हिस्ट्री के बाद आप आगे जाके क्या कर सकते हो? उसके प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? तो लेट्स मूव टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मिस्टर हेनरी फेयोल। कितने प्रिंसिपल पढ़ने हमको? 14 प्रिंसिपल्स, राइट? कितने? 14 प्रिंसिपल्स। ओके, so let's move to the principle number 1। देखिए हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। देखो स्क्रीन पे पढ़िए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। वर्क should be assigned to employees as per their qualities and capabilities। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क नाम का प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी में जो भी काम है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, शुड बी असाइंड टू एम्प्लॉइज। असाइंड मतलब हर एक एम्प्लॉय को सौंपना चाहिए वो काम एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी स्किल्स क्या है और उनकी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आपकी
कंपनी में एक बंदा है जो अकाउंट्स का काम करता है, मिस्टर राज, ठीक है, और दूसरा बंदा है जो सेल्स मैनेजर है, मिस्टर राजीव, मिस्टर राज एंड राजीव, राज इज अकाउंटेंट, राजीव इज सेल्स मैनेजर। अब अगर आपने राज को बोला कि भैया आप सेल्स का काम करने लगो और अपने राजीव को अकाउंट का काम दिया, ये बराबर से काम होगा क्या? अकाउंट वाला सेल्स कर पाएगा? नहीं। सेल्स वाला अकाउंट कर पाएगा? नहीं। तो आपको ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी, स्किल्स और कैपेबिलिटी देखने के बाद उसको काम देना है। तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क का? हु शुड असाइन, मतलब जो मैनेजर है उसको वर्क ऐसे असाइन करता है पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की स्किल यूज हो, उसकी कैपेबिलिटी यूज हो और कंपनी को बेनिफिट मिले। समझ में आ रहा है दोस्तों? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी असाइंड टू एम्प्लॉइज as per their qualities and as per their capabilities. Okay, we'll move towards the second point, authority and responsibility. See, authority and responsibility, ठीक है, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के बगैर चलते नहीं है। इफ यू आर टेकिंग ऑथोरिटी, अगर तुम अपना हक रह रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ऑथोरिटी यानी हक, हमारी मर्जी चलेगी, ऑथोरिटी मतलब, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। समझ आ रहा है? ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग बता रही हूँ अभी सिर्फ। ये प्रिंसिपल हमको क्या बताया, देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर शुड बी गिवन एन ऑथोरिटी टू टेक द डिसीजन। जो मैनेजर है उसको ऑथोरिटी लेने का, सॉरी डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए टू कंप्लीट द टास्क। कोई पर्टिकुलर टास्क है, कोई पर्टिकुलर गोल है, कोई पर्टिकुलर काम है, उसकी ऑथोरिटी मैनेजर को देनी चाहिए। ऑल्सो ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोई एक इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में गणपति आ रहे हैं, ठीक है, वो गणपति के 5 या 10 दिन का इवेंट आपको मैनेज करना है, तो आप वहाँ के मैनेजर हो। गणपति में आने वाले गणपति की मूर्ति कहाँ से आएगी, कितनी बड़ी आएगी, प्रसाद कैसे करेंगे, एक्टिविटी, मंडप, डेकोरेशन, ये सारी चीजें हैं जो आपको पूछे बिना कोई नहीं कर सकता। मतलब आपके पास सारी ऑथोरिटी है, मूर्ति कितनी हाइट की फाइनल करनी है, कौन से कलर की फाइनल करनी है, डेकोरेशन कौन सा फाइनल करना है, ये सब काम किसका है? आपका। कौन सी गेम आप खेलने वाले हैं वो गणपति के स्पोर्ट्स डे पे, वो भी आप ही डिसाइड करोगे, दैट इज योर ऑथोरिटी। अब सेकेंड पार्ट कम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर मंडप में कोई प्रॉब्लम होती है, गणपति लाते हो तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, गेम खेलने में कुछ इशू आता है, या कोई गेम कैसे खेलनी है, कौन विनर है, उसको गिफ्ट कब देना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? आपकी ही होगी। ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉल, सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर अपनी कंपनी में ऑथोरिटी अगर हैंडल करता है, अगर उसको ऑथोरिटी चाहिए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। ठीक है, हियर कम विद द थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। स्कूल से सुनते आ रहे हैं हम ये शब्द, डिसिप्लिन, ही डिसिप्लिन लाइफ, राइट। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है? डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है? शिस्त, एक सिस्टमैटिक काम होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब सिस्टमैटिक काम होना चाहिए। प्रॉपर डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल में थर्ड प्रिंसिपल दिया हुआ है डिसिप्लिन का, मतलब आप ऐसे मैनेजर होने चाहिए, मैनेजर हु controls the employee, controls the organization with discipline. फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी काम का टाइम चल रहा है, जैसे आपका 9 to 6 का जॉब है, 9 बजे आप ऑफिस पहुंच गए और आप गेम खेल रहे हो या आप टीवी में क्रिकेट देख रहे हो, विल योर मैनेजर अलाउ दिस? डेफिनेटली ही विल नॉट अलाउ, राइट। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। हाँ, लेकिन लंच टाइम पे अगर आप गेम खेल रहे हो, आप क्रिकेट देख रहे हो, दैट इज फाइन बिकॉज इट इज योर लंच टाइम। ठीक है, तो वर्क टाइम पे वर्क, मस्ती टाइम पे मस्ती, दैट इज discipline. So a manager should follow a principle of decision very proudly. ठीक है, fourth point is unity of command. Unity of command. कमांड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कमांड मतलब ऑर्डर देना, कमांड मतलब
ऑर्डर देना, बताना, काम करना। यूनिटी ऑफ कमांड रिफर्स टू द प्रिंसिपल वेयर मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, जैसे कि आपका बॉस और एम्प्लॉय, मैनेजर हो गया, सबॉर्डिनेट हो गया, ठीक है, और एम्प्लॉय एक सुपीरियर होना चाहिए। अभी जैसे कि एम्प्लॉय को 4-5 मैनेजर ऑर्डर दे रहे हैं, अकाउंट वाला बोल रहा है अकाउंट कर, सेल्स वाला बोल रहा है सेल्स कर, मार्केटिंग वाला बोल रहा है मार्केटिंग कर, वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर पाएगा क्या? नहीं कर। कि अगर आपको आपकी कंपनी अच्छे से रन करनी है, वन एम्प्लॉय शुड बी ऑर्डर्ड बाय वन सुपीरियर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वन एम्प्लॉय शुड बी ऑर्डर बाय वन सुपीरियर। जैसे ये एक सुपीरियर है, वो एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, ठीक है, ये एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा, ठीक है। ये दूसरा सुपीरियर है, तो वो दूसरे एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। ये इसको ऑर्डर नहीं दे सकता, समझ आ रहा है? ये इसको ऑर्डर, फर्स्ट कनेक्शन इसमें नहीं हो सकता। अंडरस्टूड गाइस? तो यूनिटी ऑफ कमांड रिफर्स टू वन एम्प्लॉय वन सुपीरियर। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन करना मतलब डायरेक्ट करना। फिल्म डायरेक्टर पता है आपको, जो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, आज ये सीन शूट करेंगे, आज ऐसे शूट करेंगे, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वहां पे टीम वर्किंग फॉर वन गोल शुड बी हैंडल्ड बाय वन सुपीरियर, ठीक है। जैसे अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 लोग हैं, 4 people are there, they are working for some single product, ये प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चारों को जो ऑर्डर आ रहा है वो एक ही सुपीरियर से आना चाहिए, समझ आ रहा है? एक ही बॉस होना चाहिए, there should be one boss for one goal। एक ही काम के लिए 2-4 बॉस रखना नहीं चाहिए, वरना जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिसमैनेज हो जाएगा। एम्प्लॉय को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे बॉस 1 की सुननी है, बॉस 2 की सुननी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो, टीम वर्किंग फॉर वन गोल शुड हैव अ वन सुपीरियर। ये पहले 5 प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज एज पर देयर कैपेसिटी एंड स्किल्स। authority and responsibility, authority comes with the responsibility. Third one is discipline, proper discipline should be maintained in the organization. The fourth one is unity of command, वन एम्प्लॉय वन सुपीरियर, ठीक है। एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, 4-5 बॉस होंगे तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो टीम काम कर रही है उसका बॉस एक ही होना चाहिए। अलग अलग बॉस होंगे तो उनको मिसमैनेजमेंट के चांसेस है और अल्टीमेटली वो गोल अचीव होगा नहीं। ये पहले 5 प्रिंसिपल हो गए। मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल नंबर 6। प्रिंसिपल नंबर 6 refers to subordination of individual interest to organizational interest। समझा? नहीं समझा? ठीक है, हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज लेस इम्पोर्टेंट as compared to organization interest, as compared to interest of an organization। मतलब तो अभी वापस मीनिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से सबॉर्डिनेट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से छोटा होना चाहिए, सबॉर्डिनेट होना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मैनेजर हो एक कंपनी के, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन से रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजर, अच्छी कंपनी का मैनेजर बनने का। उस कंपनी में आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी ही टीम में काम कर रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी ही टीम में काम कर रहा है। उस दिन आके उसने आपको बोला, आज मुझे जल्दी जाना है। क्यों? क्रिकेट खेलने जाना है। क्यों जाना है? क्रिकेट खेलने जाना है। ओके, उस दिन आपकी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, ठीक है। अब एज अ फ्रेंड आप क्या सोचोगे, अरे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझसे छुट्टी मांगी है, मैं कैसे मना कर दूं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका इंटरेस्ट देखने जाओगे, उसको हेल्प करने जाओगे, आपकी कंपनी की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, बंदा तो चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? एज अ गुड मैनेजर प्रिंसिपल्स बताते हैं, यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फ्रेंड इंटरेस्ट। आपके फ्रेंड के मतलब के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? बीइंग अ मैनेजर आपको कंपनी की मीटिंग के ऊपर ध्यान देना है, फ्रेंड फ्रेंड की जगह पे। सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट
शुड नॉट बी एंटरटेन। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, एंटरटेन नहीं करना है। आपको हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दो टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के सामने इंडिविजुअल को सबऑर्डिनेट करो, मतलब कम करो, किसी एक का फायदा नहीं देखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो। मार्क दिस, concentration of powers and authorities, ठीक है, which brings proper balance between centralization and decentralization in the organization according to the size of the organization. Centralization मतलब क्या, सेंटर करना। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी राजस्थान में, कहाँ पे है, दिल्ली, ठीक है। कहाँ है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आता है सारे स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो ये जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपकी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। वहां से जो भी ऑर्डर आएगा वो हम सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, कुछ भी हो। समझ आ रहा है? सेम वे हैपेंस टू ऑर्गेनाइजेशन। In an organization there should be a centralization of powers and authority, ठीक है। पावर और अथॉरिटी हमेशा सेंटर के पास होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे कंपनी इन्फोसिस, लेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस की पूरी दुनिया में बहुत सारी ब्रांचेस है, क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन उसकी हेड ऑफिस बहुत सारी होगी क्या, हेड ऑफिस तो एक ही होगी। हेड मतलब ये, हेड तो एक ही होता है, ब्रांच अलग अलग होगी। तो ये सारी ब्रांच की जो एक्टिविटीज चलती है उसका ऑर्डर कहाँ से आता है, कहाँ से, हेड ऑफिस से आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज, सारे पावर्स और अथॉरिटीज कहाँ होने चाहिए, सेंटर के पास होने चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली एक ही हाथ में पावर होगी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर सपोज आप इन्फोसिस की हेड ऑफिस अमेरिका में, लेकिन इंडिया की ऑफिस में कुछ हुआ कि 2 एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, हाँ अमेरिका पूछेंगे क्या, अरे सर ये 2 एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, छुट्टी दूं क्या? वो इंडिया की हेड ऑफिस ही डिसाइड कर ले, इंडिया का जो सेंटर मैनेजमेंट होगा वो ही डिसाइड करेगा। वो चीज आपको अमेरिका पूछने की जरूरत नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अलग अलग है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली एक ही के हाथ में अथॉरिटी और पावर रहेगा। समझ आ रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन अगेन एक बार पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज, ठीक है। पावर और अथॉरिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो मैंने एरो करके दिखाया है गुजरात महाराष्ट्र, वो सब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है बच्चों? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। 8 नंबर का प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। सबसे पहले रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या होता है? रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, वेजेस इन रिटर्न, ठीक है, मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। सैलरी मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या होता है कि ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी रेम्यूनरेटेड फेयरली। फेयरली, फेयरली मतलब एकदम स्मार्ट, ऐसा नहीं। फेयरली मतलब जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल होना चाहिए उनका जो पे है। जैसे जो बंदा आपके यहाँ पे जैसे काम कर रहा है उसका पेमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो अपनी 96 की ड्यूटी करता है, आपकी ऑफिस में एडमिन का काम संभालता है, मीटिंग अरेंज करना, डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना, इनवर्ड आउटवर्ड का रजिस्टर बनाना, ये सब उसका काम। उसकी सैलरी और आपके कंपनी के सीईओ की सैलरी सेम होगी क्या? ठीक है। सीईओ भी 9 to 6 आता है,
ये जो एग्जीक्यूटिव है वो भी 9 to 6 आता है, लेकिन दोनों की सैलरी में फर्क है। क्यों फर्क है? दोनों के काम में फर्क है। आपको अपने एम्प्लॉइज का रेम्यूनरेशन फेयरली डिसाइड करना है, किसी को जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस होना चाहिए नहीं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये 2-3 प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइन में, कि एक तरह से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन मटीरियल और पीपल। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताता है मटीरियल यानी कि आपका मटीरियल मशीन जो भी है, और पीपल यानी कि ह्यूमन बीइंग मस्ट बी शेड्यूल। शेड्यूल मतलब उसको इस तरह से एडजस्ट करो एट राइट प्लेस, देखो एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। you should follow principle of order because your business require material and people at right place right time. For example, आपका ये पेन का बिजनेस, ठीक है, अब ये पेन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज आज आपको 1 लाख पेन का ऑर्डर मिला है। आज आपको 1 लाख पेन के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कब चाहिए? आज चाहिए। समझ आ रहा है? वो कब चाहिए? आज चाहिए। लेकिन नहीं है आपके पास, 15 दिन के बाद आपके पास 2 लाख पेन बना लो, उतना रॉ मटेरियल, क्या फायदा? पेन का ऑर्डर तो चला गया। राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे होना चाहिए। अब ये पेन आप बनाने वाले हो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, लेकिन आपका मटेरियल पड़ा हुआ है पंजाब में, फायदा है क्या? ये मुझे राइट टाइम पे चाहिए, राइट प्लेस पे चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। समझ आ रहा है? वेरी इजी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल। मैनेजमेंट शुड बी fair and friendly with employees for work, authorities and monetary terms. इक्विटी मतलब सबको इक्वल रखना चाहिए। किसी को बहुत प्यार से रखा और किसी को रूड से रखा, ऐसा मैनेजर को नहीं करना चाहिए। मैनेजर शुड ट्रीट हिज एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज को कैसे ट्रीट करना है? फेयरली एंड फ्रेंडली। कोई एम्प्लॉय को इतना डरा के रखा है और कोई एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करके रखी है, ऐसा मैनेजर एक अच्छा मैनेजर होगा क्या? ऐसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। इन केस ऑफ एम्प्लॉइज फॉर वर्क, काम के मामले में भी सबको इक्वल रखना चाहिए। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको तुम कम काम दे रहे हो, जो तुमको पसंद नहीं है उसको तुम ज्यादा काम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में भी सेम, जिसके साथ तुम्हारी पटती है उसको तुमने बहुत सारी अथॉरिटीज दे के रखी है, लेकिन जो एक्चुअल में अच्छा काम करता है उसके बेचारे के पास कोई पावर ही नहीं है। थर्ड वन इज मॉनेटरी टर्म्स। पैसे के मामले में जो तुमको प्यारा है उसको तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, ज्यादा पैसा दे रहे हो। जिसको तुम नहीं जानते हो उसको तुम कम पैसा दे रहे हो, कम सैलरी दे रहे हो, तो दिस इज नॉट लॉयल। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज मैनेजमेंट शुड बी फेयर एंड फ्रेंडली विद एम्प्लॉइज फॉर वर्क, फॉर अथॉरिटीज एंड फॉर मॉनेटरी टर्म्स। ये तीनों चीजों में वो क्या होने चाहिए? फेयर होने चाहिए। लेट्स रिवाइज दिस 5 प्रिंसिपल्स अगेन। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमेशा फोकस करना है कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, को फोकस नहीं करना है। सेकेंड, सेवेंथ वन इज सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर्स एंड अथॉरिटीज जो है वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, लेकिन एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अमेरिका वाली इंफोसिस और इंडिया वाली इंफोसिस। लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो वहां पे पावर्स क्या है? सेंट्रलाइज होने चाहिए। 8 वन इज रेम्यूनरेशन, वेरी इजी। हर एक एम्प्लॉइज को एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जो भी मटेरियल और पीपल, ह्यूमन बीइंग, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी है, वो राइट प्लेस राइट टाइम होनी चाहिए। लास्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी मतलब मैनेजमेंट शुड डील विद द एम्प्लॉइज विद फेयरली एंड फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यानी कि ऐसा। मूविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल नंबर 11, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सबसे पहले स्टेबिलिटी का मीनिंग जानते हैं। स्टेबिलिटी माने क्या? टेन्योर, टेन्योर तो मतलब टाइम, टाइम पीरियड मतलब कि टेन्योर। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबिलिटी मतलब स्टे टू वे, ठीक है, बिलोंगिंगनेस। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल बताता
है मैनेजर शुड, देखो हम पढ़ते हैं अश्योर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मीनिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, कंपनी आपको ऐसे रखती है, बहुत अच्छी सैलरी देती है, बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, लेकिन वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ गलत कर दिया, आपको फटाक से जॉब से निकाल डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। आपके मन में हमेशा डर रहेगा, अरे मैंने अगर अच्छा काम नहीं किया तो ये तो मुझे कभी भी निकाल देगा, मुझसे कुछ छोटी सी भी गलती हो गई तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, तो मेरी जॉब सिक्योरिटी क्या, इसके ऊपर मेरी लाइफ चल रही है, वो तो सिक्योर ही नहीं है। समझ आ रहा है? अगर नहीं चला तो मुझे तो निकाल देंगे। तो ये डर हमेशा आपके पास रहेगा, तो आप इफिशिएंटली काम नहीं करोगे। मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को एक जॉब सिक्योरिटी देनी है, दोस्त ये तुझे आ जाएगा, तू सीख जाएगा, तू टेंशन मत ले, हम तुझे सिखा देंगे। इफ यू गिव अ पॉजिटिव वाइब्स, द एम्प्लॉय विल रिएक्ट पॉजिटिवली। ये जॉब सिक्योरिटी आपको देनी चाहिए। इफ यू हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन गुड एंड विद अ गुडविल के साथ बनाना है, तो आपको क्या देना है? जॉब सिक्योरिटी देना है। क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या? बंदे को लगना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है। शुड कीप अ बिलोंगिंगनेस, अरे मेरी कंपनी है, अगर मैंने कुछ गलती की, अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम किया तो मेरी कंपनी को नुकसान हो जाए, ये फील उसको आना चाहिए। ये मैनेजर की जिम्मेदारी है। समझ आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर and should create job security for the employees and also create the feeling of belongingness। अपनेपन की भावना आनी चाहिए कि मेरी कंपनी को खराब हो जाएगा, आज मैं लेट जाऊंगा, मेरी कंपनी की मीटिंग लेट हो जाएगी, ये फीलिंग एम्प्लॉय को आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 12, प्रिंसिपल नंबर 12 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव करना, इनिशिएट करना मतलब क्या? आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना। जैसे इनिशिएट करना, अरे मैं करूंगा कर, यहाँ पे पढ़ेंगे मैनेजर्स टू एनकरेज एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव एंड कम अप विद न्यू आइडियाज। मैनेजर को एनकरेज करना है अपने एम्प्लॉय को बढ़ावा देना है कि आप नए नए आइडिया लेके आओ। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं कि मैनेजर ने बता रहे ये काम ऐसे ही करना है, कारपेट रेड कलर का ही होगा। आप पूछो अपने एम्प्लॉय को, रेड अच्छा लगेगा कि ब्लू अच्छा लगेगा। मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करना है। अगर मैनेजर बोल रहा है कि नहीं सर ग्रीन अच्छा लगेगा, तो एक बार देखो कि ग्रीन कैसा लग रहा है, फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको चेंज करो, लेकिन एक बार उसकी बात सुनो, उसके पास से नए नए आइडिया लो, उसके पास से नए नए इनिशिएटिव करवाओ। इट विल हेल्प हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होगा? आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी बनेगा। कोई भी एम्प्लॉय अपने आइडियाज देने से डरेगा नहीं। हो सकता है उसका आइडिया बेटर हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सेज manager has to encourage the employees to take initiative, to start up, to come up with new ideas, new innovations, which will make the business environment healthy, smooth, very good business environment बनेगा। हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब ये थोड़ा सा अलग अलग नाम है। प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, ठीक है? आपको तो बहुत लगेगा अरे ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, तो ये एक लीगल फॉर्म है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है टीम वर्क। क्या होता है? टीम वर्क। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मीनिंग होता है टीम वर्क। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एस्प्रिट कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। यूनियन मतलब कौन? यूनियन मतलब कौन? वर्कर्स, या यू कैन से योर एम्प्लॉइज, ठीक है? तो आपके साथ काम कर रहे हैं वर्कर्स या तो एम्प्लॉइज। तो देयर शुड बी टीम वर्क एंड कंबाइंड एफर्ट्स। क्या है? कंबाइंड एफर्ट्स। सारे एफर्ट्स जमा करोगे तो अच्छी टीम बनेगी, अच्छी टीम बनेगी तो अच्छा काम होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक मूवी का एग्जांपल है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई अच्छी सी फेमस मूवी जैसे कि बाहुबली,
बाहुबली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो क्या वो सिर्फ एक ही बंदे की वजह से हुआ है क्या? आपके मन में लगेगा हाँ हाँ प्रभास की वजह से ही फेमस हो गई। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बाहुबली की वजह से फेमस हो गई। प्रभास ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उसके पीछे जो डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, ठीक है, एस एस राजामौली, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। जिसने स्टोरी लिखी, जिसने डायलॉग लिखे, जिसने मेकअप किया, जिसने शूटिंग किया, जिसने कैमरामैन था, उसके सपोर्टिंग एक्टर, कटप्पा के बिना बाहुबली का तो मीनिंग ही नहीं बनता है। समझ आ रहा है? तो ये टीम वर्क जो है वो कंबाइंड एफर्ट से बनता है। एक अच्छी मूवी बहुत सारे लोगों की हेल्प से बनी है। सिमिलरली, ये मैंने मूवी का एग्जांपल दिया था, सिमिलरली एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा बिजनेस प्रोडक्शन हाउस कैसे चलेगा? तो कंबाइंड एफर्ट से चलेगा, सब मिल के काम करेंगे तो अच्छा बिजनेस चलेगा। एक बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन जो बाकी का है वो एकदम आराम कर रहा है, सो रहा है, बिजनेस अच्छा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट बिकॉज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क। समझ आ रहा है? थोड़ा सा नाम सुन के डरने का नहीं, बहुत इजी है वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके ऊपर सिर्फ एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन मीन्स हायरकी, देखो मैं यहाँ पे आपको पहले पढ़ के बता रही हूँ, हायरकी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम top level to the lower level for communication, ठीक है। स्केलर चेन, चेन मतलब पता है आपको, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, मीन्स द हायरकी, हायरकी मतलब लाइन में, ठीक है, स्टेज 1 2 3 4 ऐसे स्टेज, हायरकी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो करना। मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताती हूँ, यहाँ पे देखो सेकेंड। ठीक है, ये हमने हायरकी बना लिया, बना लिया, स्टेज बना लिया। अब ये जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो है आपके सीईओ, क्या है आपके सीईओ, ये जो है वो है आपके मैनेजर्स, क्या है आपके मैनेजर्स। एग्जाम्पल बता रही हूँ दोस्तों, ठीक है। ये थर्ड मोस्ट लेवल है, वो क्या है आपके एग्जीक्यूटिव्स, पे जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देती हूँ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। आई होप आई यू कैन सी इट। द लास्ट वन जो है वो क्या है आपके वर्कर्स, क्या है वर्कर्स। तो ये स्टेज बन गया आपकी कंपनी का। ये जो मैंने हायर की वर्ड बताया ना आपको, हायर की, ये वाला, सॉरी, ये हायर की वर्ड जो बताया मैंने, ये मैंने हायर की ड्रॉ किया है, हायरकी ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी कि क्या हो गया, सीईओ, फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सीईओ ने डिसाइड किया कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम चल रहा है, हमारे गुड्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये पेन, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर महीने 1 लाख पेन, लेकिन हमारे पेन की मार्केट में डिमांड है 10 lakhs की। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा मतलब एकदम लोअर लेवल पे सोचोगे तो वर्कर्स ज्यादा चाहिए, रोज ज्यादा पेन प्रोड्यूस करने वाले लोग चाहिए, वो लोग पेन बनाते हैं, सीईओ थोड़ी पेन बनाता है। समझ आ रहा है? कि सीईओ जाके हर एक वर्कर को बोलेगा अरे कल से तुमको ज्यादा काम करना है, कल से तुमको ज्यादा काम करना है, ऐसा नहीं होता है। सीईओ क्या करेगा, अपने ऑर्डर्स क्या किसको देगा, मैनेजर्स को देगा, कि हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है, बस दैट्स इट, उसके बारे में और कुछ बोलेगा नहीं। मैनेजर अपने जो एग्जीक्यूटिव है उनको बोलेगा कि हमको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, हमारे पास 1 लाख पेन का प्रोडक्शन है, हमको 10 लाख पेन का ऑर्डर है, तो हमको अभी 10 लाख पेन कंट्रीब्यूट करने हैं। हो गया, मैनेजर का काम खत्म। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो वर्कर के पास जाएगा, भैया तुम जो ये रोज एक पेन बनाते हो अब रोज की 10 बनानी पड़ेगी, तो तुम 9 to 6 की ड्यूटी में आ रहे हो, 9 to 9 की ड्यूटी में आ जाओ, तुम्हारा जो भी ओवर टाइम है वो कंपनी पे करेगी। अब ये देखा आपने हायर की, सीईओ ने क्या बोला था, मैनेजर ने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव ने क्या बोला, अल्टीमेटली वर्कर काम करेगा। जो बंदा 9 बजे आके 6 बजे जाता है वो रात को 9 बजे तक काम कर रहा है,
तो इसका प्रोडक्शन क्या है, बढ़ गया। सो दिस इज हायरकी, उसको क्या बोलते हैं, हायरकी। हमेशा जो कम्युनिकेशन रहता है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक स्टेजेस में आता है। ये जो मैंने स्टेजेस दिखाए उसमें आता है। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। वापस एक बार से पढ़ेंगे हम स्केलर चेन। देखो यहाँ पे स्केलर चेन मीन्स हायरकी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल to the lower level for communication, for flow of information। हमने जो इंफॉर्मेशन फ्लो की थी, हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। यही प्रिंसिपल में आपको एक टर्म दिया हुआ है, देखो गैंग प्लैंक दिख रहा है, ये गैंग प्लैंक। इसका मीनिंग क्या होता है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। देखो इस वाले केस में हमारा क्या था, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन था। ये क्या था, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन था। टॉप ने मिडल को बोला, मिडल ने उसके लोअर, लोअर ने एकदम लोअर, ऐसे बोला, ठीक है। लेकिन गैंग प्लैंक जैसी सिचुएशन में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। क्या आता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में सीईओ अपनी ऑफिस में बैठा है, वर्कर अपने वर्किंग यूनिट में बैठे। ऐसा हो गया, सीईओ को पता चला कि अचानक से यहाँ पे बहुत ही क्लाइमेट सिचुएशन खराब है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पता चला कि वहाँ पे सुनामी आने वाला है। तो सीईओ मैनेजर को बोलेगा अरे सुनामी आने वाला है, तुम देख लो 2-4 दिन में छुट्टी दे दो। मैनेजर एग्जीक्यूटिव को बोलेगा, एग्जीक्यूटिव वर्कर को बोलेगा, तब तक तो सुनामी आ जाएगा और सब डूब जाएंगे। वो टाइम पे इमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम सीईओ। जैसे उनका रिकॉर्डिंग होता है, जस्ट क्लियर द ऑफिस, यहाँ पे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन में टॉप लेवल डायरेक्टली टॉक विद द लोअर लेवल और मिडल लेवल ऑफ द कंपनी, दैट इज ट्रीटेड एज अ गैंग प्लैन। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में ये मैच द फॉलोइंग्स में आपको ये आ सकता है। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे हमने हेनरी फेयोल सर के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की। एक बार मैं रिवाइज कराई देती हूँ आपको। हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। Work should be assigned to employees as per their qualities and capabilities. Authority and responsibility comes together. If you have a good authority, you are responsible for the success as well as failure. Third, discipline. Proper discipline should be maintained in the organization. Fourth, unity of command. One employee, one superior. Okay. Unity of direction. One goal, teamwork, one superior. One goal, teamwork, one superior. Coming to the next, स्क्रीन पे भी देखिएगा दोस्तों, subordination of individual interest compared to organization interest. And number 7, principle number 7 is centralization of powers and authorities depends on the size of the organization as well. And number 8, remuneration. All employees should be paid fairly. And number 9, order. Material and people should be placed at right place, right time. And principles of equity. Equity means manager should be fair and friendly with the employees. And number 11, stability of tenure, matlab job security to the employees, the sense of belongingness. Initiative matlab manager should encourage the employee for new ideas and apply with the same, so to create the healthy environment. Spirit decods, meaning क्या बताया था मैंने, टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क गिव द कंबाइंड एफर्ट्स। The last but not the least is scalar chain, hierarchy from top management to lower management in case of a indirect communication, whereas direct communication in case of emergency called as gang plank। क्या बोला जाता है उसको, gang plank, ठीक है। So guys, with this we are ending this session right now. If you like this, kindly share, comment and subscribe. Stay tuned for the next lectures.